नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास से भक्ति काल को, जिसके अंतर्गत सगुण धारा में रामचंद्र शुक्ल जी ने कुछ फुटकल रचनाओं को लिखा है और फुटकल रचनाओं के अंतर्गत कुछ कवियों को रखा है। पिछली वीडियो में हमने केशव दास जी को पढ़ा था, इनको भी शुक्ल जी ने फुटकल रचनाओं के अंतर्गत रखा है। और आज हम दूसरे कवि देखेंगे रहीम को, इनको भी फुटकल रचनाओं के अंतर्गत शुक्ल जी ने स्थान दिया है। तो पहला प्रश्न तो यहीं से बन जाता है कि फुटकल रचनाओं में किनको रखा है शुक्ल जी ने। तो भक्ति काल की सगुण धारा के अंतर्गत फुटकल काव्य में या फुटकल रचनाओं के अंतर्गत केशव दास जी को रखा, जिसको पिछली वीडियो में हमने पढ़ा, और रहीम दास जी को रखा, जिसको हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार ये बहुत महत्वपूर्ण है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। बहुत सारे प्रश्न आपकी यूजीसी नेट की परीक्षा में यहाँ से पूछे जाते हैं और प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस अब तक की मिल जाएंगी भक्ति काल से, आदिकाल से संबंधित जो अब तक मैंने पढ़ाई हैं, उन सबको ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण शुक्ल जी के कथन और उन सभी संत कवियों के बारे में, आदिकाल के रासों काव्यों के बारे में और भी बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु उसमें मैंने आपको बताए हैं और परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी। तो ज़रूर से उन सभी को देख लीजिएगा। और आज हम रहीम को शुरू करेंगे। रहीम का पूरा नाम तो आप सब जानते ही हैं, परिचित ही हैं, अब्दुल रहीम खान खाना है रहीम का पूरा नाम। ठीक है, तो देखेंगे आज हम रहीम जी को। रहीम जी के यहाँ पे हम संपूर्ण उनके जीवन वृत्त को देखेंगे, साथ साथ उनके कह सकते हैं कि उनकी क्या विशेषताएं हैं उनको देखेंगे और उनके महत्वपूर्ण काव्यों को देखेंगे, रचनाओं को देखेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि में महत्वपूर्ण है और पूछे जाते हैं। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियोस आपको बराबर मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे। आज पढ़ेंगे रहीम। तो रहीम का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। कभी कभी तो इनका पूरा नाम ही पूछ लिया जाता है, तो अब्दुल रहीम खान खाना। ये अकबर बादशाह के अभिभावक प्रसिद्ध मुगल सरदार बैरम खां खान खाना के पुत्र थे। तो ये किन के पुत्र थे? बैरम खां खान खाना के पुत्र थे। यही से इनका नाम हुआ अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, चूंकि किसके पुत्र थे? बैरम खां खान खाना के पुत्र थे। इनका जन्म संवत 1610 में हुआ था। कब हुआ था? संवत 1610 में रहीम का जन्म हुआ था। ये संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान और हिंदी काव्य में भी पूर्ण मर्मज्ञ कवि हैं। तो देख सकते हैं कई तरह की भाषाएं जानते थे। संस्कृत, अरबी, फारसी, हिंदी सब में इनका बहुत अधिकार था। ये दानी और परोपकारी ऐसे थे कि अपने समय के कर्ण माने जाते थे। तो कौन अपने समय के कर्ण माने जाते थे? तो रहीम माने जाते थे। क्यों? क्योंकि ये इतने ज़्यादा दानी और परोपकारी थे। कहते हैं कि इनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, किसी कीर्ति की कामना से उसका कोई संपर्क ना था। अर्थात ये हृदय से इस चीज़ में प्रवृत्त थे, दान देने में। इसके लिए कोई प्रशंसा की कामना से ये दान नहीं देते थे कि कोई इनकी प्रशंसा करे, बल्कि हृदय ही उनकी ऐसी सच्ची प्रेरणा से भरी पूरे तरह से परिपूर्ण था, जहाँ पे ये क्या करते थे? बहुत ज़्यादा दान दिया करते थे। और कहते हैं कि गंग कवि को इन्होंने एक बार 36 लाख रुपए दे डाले थे। किसने? रहीम दास जी ने। तो अकबर के समय में ये प्रधान सेना नायक और मंत्री थे और अनेक बड़े बड़े युद्धों में भेजे भी गए थे। तो रहीम केवल कवि नहीं थे, ये बहुत कह सकते महान एक प्रधान सेना नायक थे, मंत्री थे और बड़े बड़े युद्ध में इन्होंने विजय प्राप्त की है और भेजे भी गए थे ये रहीमदास। कहते ये जहांगीर के समय में वर्तमान थे। तो अगर पूछा जाए कि किनके समय में वर्तमान थे, तो रहीमदास जो थे वो जहांगीर के समय में वर्तमान थे। लड़ाई में धोखा देने के अपराध में एक बार जहांगीर के समय में इनकी सारी जागीर जो थी वो जब्त हो गई थी और ये कैद कर लिए गए थे। ठीक है, किनके समय में? जहांगीर के समय में। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी से भी इनका बड़ा स्नेह था। बड़े आपसी स्नेह से इन दोनों काफ़ी बातचीत भी किया करते थे। जब हम आगे भी देखेंगे इनके पदों को तो हम समझ पाएंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी से इनका बड़ा स्नेह था। ऐसी जनश्रुति है कि एक बार एक ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह के लिए धन न होने से घबराया हुआ गोस्वामी तुलसीदास जी के पास आया। गोस्वामी जी ने उसे रहीम के पास भेज दिया और दोहे की यह पंक्ति लिखकर उसको पकड़ा दी। लिखते हैं गोस्वामी जी, सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सब कोई। यह किसकी पंक्ति है? गोस्वामी तुलसीदास जी की, जो कि लिखी गई है किसके लिए? रहीमदास जी के लिए। वही रहीम ने उस ब्राह्मण को बहुत सा द्रव्य देकर विदा किया और दोहे की दूसरी पंक्ति इस प्रकार के लिख करके उसको पूरी करके दे दी। लिखते हैं
रहीमदास जी गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। तो देख सकते किस प्रकार स्नेह भाव से दोनों जुड़े हुए थे, गोस्वामी जी और रहीमदास जी, और दोहे में इस प्रकार से बातचीत कर रहे थे। ठीक है, तो सुरतीय नृत्य, ये सभी पंक्तियां बहुत बार पूछी गई आपकी नेट की परीक्षा में। तो सुरतीय नृत्य नागतीय चाहत सब कोई किसकी रचना है? ये पद है गोस्वामी जी के। किसको? रहीमदास जी को लिखे हैं इन्होंने, और रहीमदास जी ने वही लिखा है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। आगे देखेंगे, रहीम ने बड़ी बड़ी चढ़ाइयाँ की थी और मुगल बादशाह के लिए न जाने कितने प्रदेश भी जीते थे। तो ये केवल देख ही सकते कि कवि ही नहीं थे, लेखक ही नहीं थे, बल्कि क्या करते थे, मुगल साम्राज्य के लिए कई सारे प्रदेश इन्होंने जीते थे। इन्हें जागीर में बहुत बड़े बड़े सूबे और गढ़ मिले हुए थे। जीवन की सच्ची परिस्थितियों का मार्मिक अनुभव ही सबसे बड़ा इनके जीवन का और इनके लेखन का, इनके वचनों का मूल तत्व था। शुक्ल जी लिखते हैं कि देखिए यहाँ पे, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुख पर रहते हैं। इसका कारण है जीवन की सच्ची परिस्थितियों का मार्मिक अनुभव। तो सबसे बड़ी विशेषता इनमें शुक्ल जी ने क्या पाई रहीमदास जी में? तो जीवन की सच्ची परिस्थितियों का मार्मिक अनुभव। उनमें मार्मिकता है, उनके भीतर से एक सच्चा हृदय झांक रहा। आप देखिए यहीं पे शुक्ल जी का कथन आ जाता है रहीमदास जी के बारे में। लिखते हैं कि उनमें मार्मिकता है, उनमें यानी रहीमदास जी में, उनके भीतर से एक सच्चा हृदय झांक रहा है। जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी वही जनता का प्यारा कवि होगा। रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही अपने द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। ये कथन किसका है? ये शुक्ल जी का कथन है रहीमदास जी के बारे में। देखिए शुक्ल जी ने एक बात जो रहीमदास जी के बारे में कही है, जिसको आप ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं, मार्मिक शब्द। ठीक है, हर जगह उन्होंने रहीमदास जी के लिए मार्मिक, मार्मिकता है ना, ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। कहते हैं कि जीवन की सच्ची परिस्थितियों का मार्मिक अनुभव। ठीक है, फिर वही देखिए उनमें मार्मिकता, तो मार्मिक शब्द का प्रयोग बहुत किया है रहीमदास जी के लिए। तो ऐसे आप ट्रिक से भी इसको याद रखिएगा। वहीं बरवे नायिका भेद, आपको पता ही है कि बरवे नायिका भेद जो है रहीमदास जी की पुस्तक है, बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो बरवे नायिका भेद में भी जो मनोहर और छलकते हुए चित्र हैं वे भी सच्चे हैं, कल्पना के झूठे खेल नहीं हैं। उनमें भारतीय प्रेम जीवन की सच्ची झलक है, ऐसा शुक्ल जी लिखते हैं बरवे नायिका भेद के बारे में। वही भाषा पर तुलसी का सा ही अधिकार हम रहीम का भी पाते हैं। स्वयं शुक्ल जी इस बात को उद्धृत करते हैं कि जिस प्रकार तुलसी का भाषा पर अधिकार था, रहीमदास जी का भी उसी प्रकार भाषा पर अपना बहुत अधिकार था। ये ब्रज और अवधी, पश्चिमी और पूर्वी दोनों काव्य भाषाओं में समान कुशल थे रहीम। बरवे नायिका भेद बड़ी सुंदर अवधी भाषा में है, और बरवे नायिका भेद की भाषा पूछी जाती है जो कि क्या है? अवधी भाषा है। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। अर्थात इनकी भाषा जिस प्रकार की थी, ऐसा बात के परवर्ती बिहारी आदि कवियों ने भी वही रूप अपनी कविताओं में, अपने पदों में लिया था। यद्यपि रहीम सर्वसाधारण में अपने दोहे के लिए प्रसिद्ध है, पर इन्होंने बरवे, कवित्त, सवैया, सोरठा, पद सब में थोड़ी बहुत रचना की है। तो देख सकते हैं कि भाषा की दृष्टि से रहीमदास कितने ज़्यादा समृद्ध थे। रहीम का देहावसान संवत 1683 में हुआ था। कब हुई थी देहांत इनकी? तो संवत 1683 ईस्वी में रहीमदास जी का देहांत हुआ था। अब तक इनके निम्नलिखित ग्रंथ ही सुने जाते हैं। रहीमदास जी के जो अब ग्रंथ हैं हम उनकी चर्चा करेंगे, जैसे रहीम दोहावली या सतसई, बरवे नायिका भेद, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, रास पंचाध्याय। तो ये देख सकते हैं ये सभी ग्रंथ किसके हैं? रहीमदास जी के हैं। लेकिन देखिए बाद में जाकर के भरतपुर के श्रीयुत पंडित मायाशंकर जी याज्ञिक ने इनके और भी रचनाओं का पता लगाया, जिनमें थे नगर शोभा, फुटकल बरवे, फुटकल कवित्त सवैये। ठीक है, और रहीम का एक पूरा संग्रह रहीम रत्नावली के नाम से इन्होंने निकाला। तो इस प्रकार रहीमदास जी के अगर देखें उनकी ग्रंथ, तो रहीम दोहावली या सतसई, बरवे नायिका भेद, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा, फुटकल बरवे, फुटकल कवित्त सवैये, ये सभी रहीमदास जी के ग्रंथ हैं। और भरतपुर के श्रीयुक्त पंडित मायाशंकर याज्ञिक जी ने रहीमदास जी का जो एक पूरा संग्रह निकाला, उसका नाम था रहीम रत्नावली के नाम से। ठीक है,
आगे देखेंगे कि वाकयात बावरी का तुर्की से फारसी में अनुवाद भी रहीम दास जी ने किया था और इसके लिए इन्होंने फारसी का एक दीवान भी बनाया था। ठीक है, तो वाकयात बावरी का तुर्की से फारसी में रहीम दास जी ने अनुवाद भी करवाया था। कुछ मिश्रित रचना भी इन्होंने की है जिसमें रहीम काव्य है, हिंदी संस्कृत की खिचड़ी है ये रहीम काव्य। इसमें हिंदी और संस्कृत का बहुत ज़्यादा पुट मिलता है रहीम काव्य में। ठीक है, वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो खेट कौतुकम बहुत प्रसिद्ध रचना है या ज्योतिष से संबंधित रचना है रहीम की। ठीक है, तो खेट कौतुकम नामक ज्योतिष का ग्रंथ संस्कृत और फारसी की खिचड़ी है, अर्थात इसमें संस्कृत और फारसी के शब्द मिलते हैं खेट कौतुकम में, जो कि रहीम दास जी की रचना है। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये सभी महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं वो किसके हैं, रहीम दास जी के, और प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं इनकी रचनाओं से। आगे अब देखेंगे कि इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए गए हैं, उनमें से कुछ हम नमूने देखेंगे जो कि विशेष रूप से चर्चित है। तो रहीम दास जी लिखते हैं, कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरती ना ही सखी, मोह मनते मंद मंद मुस्कानी। तो ये रहीम दास जी के पद है, उनके दोहे हैं जो कि कई बार परीक्षाओं में देखे गए हैं, तो आप इसे अच्छे से देखिएगा। तो इस प्रकार शुक्ल जी ने रहीम दास जी के बारे में जो कुछ लिखा था, उनके जो महत्वपूर्ण कथन थे, रहीम दास जी का पूरा जीवन वृत्त और उनकी महत्वपूर्ण सभी रचनाओं के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत हमने पूरा पढ़ लिया है। अब अगली कक्षा में कुछ और महत्वपूर्ण विषय वस्तु को मैं लेकर के आऊँगी, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि इस प्रकार की वीडियोज़ जब मैं अपलोड करूँ तो आपको मिलती रहे, और लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मुझसे कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।